हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत इससे पहले हम शैक्षिक नवाचार का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और महत्व पढ़ा चुके हैं। उसके आगे और लास्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये बाद ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे या कहाँ आप फंस रहे हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। कहते हैं शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों में नवाचार कार्य करता है। तो गणित शिक्षा में, भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, अपवंचित बालकों को शिक्षा के नए नए तरीकों से पढ़ाने की विधि को ही शैक्षिक नवाचार कहते हैं। और इन क्षेत्रों में शैक्षिक नवाचार अपना कार्य करता है। यानी जो भी बालक पिछड़े हैं, किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये शैक्षिक नवाचार वर्क करता है। प्लस आपका पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु, यानी बच्चों को पढ़ाने में किस तरह से सुधार किया जाए, उसके लिए स्थानीय समुदाय, परिवेश व संसाधनों की पहचान करना एवं उसका उपयोग करके मूल्यांकन करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ कैसी हैं, ये देखना है, क्योंकि अगर प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ सकारात्मक नहीं होगी तो बालक का विकास बाधित हो सकता है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं कैसी हैं, बालक अपना सहयोग कर रहा है कि नहीं, शिक्षक ठीक से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, विद्यालय प्रबंधन कैसा है, लैब आपका विषयगत कक्षा शिक्षण, समसामयिक दृष्टांत, विषयगत कक्षा शिक्षण कैसा है आपका, सामुदायिक सहभागिता। तो ये है आपका सारा क्षेत्र। इन क्षेत्रों में नवाचार हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आया ही इसीलिए है कि जब लगा कि नहीं गिर रहा है स्तर और उसको ऊपर उठाने के लिए नए नए प्रयोग किए जाने लगे कि बालकों का विकास किस तरह से होगा, तो उसके अंतर्गत ये नवाचार आया। और नवाचार ही बताया है कि बालकों का विकास करने के लिए किन किन चीज़ों को शिक्षा के क्षेत्र में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये है सारे क्षेत्र। अब आइए जो क्षेत्र हम आपको पॉइंट में किए थे उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं डिटेल में। शिक्षण अधिगम, आप सब जानते हैं कि पहले की परंपरागत शिक्षा ऐसी थी कि शिक्षक आता था, प्रवचन देता था, व्याख्यान देता था और चला जाता था। यानी केवल मुख्य आपका शिक्षक और पाठ्यक्रम होता था, बालक को बिल्कुल केंद्र बिंदु नहीं माना जाता था। लेकिन जब से नवाचार आया है शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिकता आई है, तब से बालक को ही मुख्य बिंदु माना जाता है और बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, जिसके अंतर्गत खेल विधि द्वारा शिक्षण बालकों को दिया जाता है। करके सीखना, प्रयोग करके सीखना, इसके द्वारा बालक मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, और उससे जो वो सीखता है वो लॉन्ग टाइम तक बालक के माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाता है। तो ये नवाचार के ही माध्यम से संभव हो पाया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ। इसमें आपका ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, पॉइंट में जैसे पहला है आपका बच्चों की साफ़ सफाई की जांच करना। छोटे बच्चे होते हैं, ये देखा जाता है ड्रेस गंदा तो नहीं है, बच्चे नाखून कट करके आए हैं कि नहीं, बाल वगैरह उनके व्यवस्थित हैं कि नहीं, यानी उनकी स्वास्थ्य संबंधित सारी चीज़ों पे गौर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा देने वाले युक्तियों का वाचन। छोटा बच्चा है तो शिक्षक आता है और प्रेरणादायक वाचन करता है, और अगर बालक थोड़ा बड़ा है तो वो भी आके अपनी चीज़ों को रखता है, यानी प्रेरणादायक वाचन करता है। अगर मेरे ये सब्सक्राइबर मेरे स्टूडेंट हैं तो वो ये जानते होंगे कि हम अपने यहाँ प्रार्थना स्थल पे ये सारी चीज़ें कराते हैं। पहला नहीं, क्योंकि ये छोटे बच्चों पे लागू होता है, बाकी सारी चीज़ें हम उन्हें कराते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका छात्रों द्वारा प्रतिदिन प्रमुख समाचारों का वाचन। जो भी हेडलाइन है वो छात्रों द्वारा चीज़ों को बताई जाती है कि आज ये समाचार पत्र की हेडलाइन है। नेक्स्ट है योग कराना, बालकों को योग कराया जाता है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ होती ही इसीलिए है, इसमें बालकों को ये बताया जाता है कि एक रो में खड़ा होना है, शांतिपूर्वक खड़ा होना है, प्लस जो भी वो प्रार्थना बोल रहे हैं उन्हें वो उसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, किस अवस्था में उन्हें खड़ा होना है। ये विधियाँ नवाचार के आने पर ही ज़्यादा संभव हो पाई है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ये होता था, बता ही चुके हैं कि केवल पाठ्यक्रम पे फोकस किया जाता है कि बालक केवल आए और उसे ज्ञान दिया जाए। लेकिन नवाचार के आने के बाद इस चीज़ पे विचार किया गया कि बालक पढ़ने के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी भाग ले।
जैसे खेल संबंधित क्रियाएं हैं, राष्ट्रीय पर्व है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शैक्षिक भ्रमण है, इन सबों में भी बालक पूरे एक्टिव होकर अपने कार्यों को करे। क्योंकि बालक पढ़ने के साथ साथ जब इस तरह की गतिविधियों में भाग लेता है तो वो ज़्यादा एक्टिव माइंड से भाग लेता है, तो बालक पढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे से होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका सामुदायिक सहभागिता। पहले शिक्षा के संचालन के लिए ग्राम शिक्षा समिति होती थी, जो कि बहुत ही निष्क्रिय होती थी, कोई कार्य बहुत सक्रिय ढंग से नहीं करती थी। किंतु बाद में प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी हुई, जिसमें शासनादेश व विभागीय आदेश निर्गत किए गए, जिसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को उसके दायित्व सौंपे गए। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ शिक्षक संघ एवं ब्लॉक स्तर की समिति निर्गत की गई। यानी सरकार पे ही सारा दायित्व नहीं था, उसके साथ साथ ग्राम शिक्षा समिति पे भी कुछ भार दिए गए, प्लस कुछ समितियां बनाई गई। इन सबको शिक्षा के क्षेत्र में इंक्लूड किया गया ताकि सब सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा सकें। नेक्स्ट है आपका विद्यालय प्रबंधन। ग्राम शिक्षा समिति को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय की टाट पट्टी, फर्नीचर, मिड डे मील, छात्रवृत्ति आदि के वितरण एवं रख रखाव में इनसे सहयोग लिया गया। फर्नीचर वगैरह बनाना है, टाट पट्टी लानी है, आपका भवन निर्माण करना है, तो इसमें ग्राम शिक्षा समिति अपना योगदान करती है। तो कार्य जो कि बहुत निष्क्रियता से हो रहा था, चूँकि सबकी सहभागिता इसमें है, इसलिए सरकार बहुत ही सक्रिय रूप से हो रहे थे। नेक्स्ट है विषयगत कक्षा शिक्षण व समसामयिक दृष्टांत। पॉइंट में है, पहला है समसामयिक। उदाहरण देते समय ध्यान रखना चाहिए कि उदाहरण शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूल हो। कोई भी उदाहरण देना हो जो समाज से रिलेटिव हो, तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो शिक्षण से ही हो, रिलेटिव हो। कहीं ऐसा ना हो कि उदाहरण कुछ और दिया जा रहा है और पढ़ाया कुछ और जाए। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक उदाहरण समाज और राजनीतिक से संबंधित होते हैं, जिसके कारण शिक्षा में रोचकता आ जाती है। कोई भी उदाहरण आप दें अपने आसपास के एरिया का या समाज का, तो बहुत ही नीरस अगर पाठ्यक्रम हो रहा है और अगर आप उसमें उदाहरण ऐड कर दें तो आप देखें बच्चे बिल्कुल ऐसे नीरस बैठे रहते हैं, उदाहरण मिलते ही वो सक्रिय हो जाते हैं और इंटरेस्ट लेने लगते हैं, क्योंकि समसामयिक उदाहरण है, आसपास का ही उनके उदाहरण दिया जा रहा है, तो बहुत ही सक्रिय होकर चीज़ों को सुनने लगते हैं। नेक्स्ट है समसामयिक उदाहरण द्वारा वस्तु की नीरसता समाप्त हो जाती है। जैसे जो पाठ्यक्रम है जिसमें बोझिलता और नीरसता आ गई है, वो ख़त्म हो जाती है और बालक सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है विषयगत कक्षा शिक्षण अन्य विषयों के साथ साथ सहसंबंध स्थापित करते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो विषय पढ़ा रहा है उसे वो पढ़ाता जाए, इसके साथ साथ अन्य विषयों के साथ भी संबंध करके चले, ताकि छात्र एक दूसरे विषयों की उपयोगिता का छात्रों को ज्ञान हो सके कि ये विषय है। जैसे हम अपना ही ले लेते हैं, एजुकेशन है, तो एजुकेशन ऐसा नहीं कि वो शिक्षा के ही क्षेत्र में, थोड़ा सा समाज शास्त्र है, थोड़ा सा दर्शन शास्त्र है, थोड़ा सा शिक्षा शास्त्र है, यानी सारे विषयों का समावेश है। तो जब सारे विषयों का समावेश होगा, बालक एक दूसरे विषय से कनेक्ट करने लगेंगे, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका लैब एरिया। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित लैब एरिया की जिम्मेदारी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता या अधिकारी की होती है। ये अधिकारी ही लैब एरिया की चीज़ों को देखते हैं। इस अकादमिक व्यक्ति को मेंटर के नाम से जानते हैं। अक्सर ये पूछ लेता है कि लैब एरिया में अकादमिक व्यक्ति को किस नाम से जानते हैं, तो उसे मेंटर के नाम से जानते हैं। माह में 1 या 2 बार ये लैब एरिया में से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं वहाँ ये जाके उन समस्त विद्यालयों में ये जाके भ्रमण करते हैं, और भ्रमण के दौरान कक्ष में संचालित जो भी शिक्षा हो रही है अवलोकन सुधारात्मक दृष्टि से करते हैं। उनको शिक्षण की दृष्टि से और छात्रों को अधिगम की दृष्टि से दिशा निर्देश देते हैं। तो ये है आपका लैब एरिया। तो आपका ये पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार ख़त्म हो गया है। इससे संबंधित अगर और कोई ऐसा पॉइंट है जो हम छोड़ दिए हैं या नहीं पढ़ा पाए हैं और आप चाहते हैं कि हम उसे पढ़ाएं, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और अब हम आपको इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।